गाइस ये रहा क्लास 9 का साइंस जो हमारे आसपास के पदार्थ है। ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ यानी कि ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है जो आपके 2023 में जब आप क्लास 9 का एग्जाम देने वाले हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एंड यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, साइंस का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोज़ जो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, ये भी मतलब फर्स्ट चैप्टर से है। इसमें आपको बताया गया है, ठीक है, यानी कि इसमें आपको बताया गया बीच से जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी टॉपिक हमें पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे समझना, सारी चीज़ें डिटेल में बताया गया है। अगर आपने नहीं देखे तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में देख लेना। एंड साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बताया गया है, जो 109 के क्वेश्चन, 109 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव बताया गया है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा टर्म 1 में। ओके, सो अगर टर्म 1 एग्जाम होता है तो। एंड यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर टर्म 1 नहीं होगा तो टर्म 2 तो होना ही है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको करना ही पड़ेगा। सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी मैं आपको 54 क्वेश्चन बताने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से, बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, सो यहाँ पर देखो पदार्थ की परिभाषा लिखिए। पदार्थ क्या है? पदार्थ क्या है तो हमने जाना, वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरता है और जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, उसको क्या कहा जाता है? पदार्थ। यहाँ पर भी वही चीजें लिखा है, प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता है उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, पत्थर, मिट्टी, बादल, तारे, पौधे, पशु, यहाँ तक हम, दुनिया के जितने भी चीजें हैं जो स्थान घेरता है और जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, उसको पदार्थ कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपसे बोला जाए प्रकाश यानी कि लाइट, क्या आप इसको पदार्थ कहोगे? आप बोलोगे पदार्थ इसको कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? देखिए, ये स्थान तो घेरता है भाई, स्थान तो घेर लेता है, क्योंकि प्रकाश, सूर्य के प्रकाश चारों तरफ दुनिया में फैला हुआ है, बट इनका द्रव्यमान नहीं होता है। ठीक है, द्रव्यमान नहीं होता है, इसलिए हम इसको प्रकाश नहीं करेंगे। ऊर्जा, ऊर्जा भी प्रकाश नहीं है। सुख, सुख भी प्रकाश नहीं है। गंध, कोई चीज गंध आ रही है तो वो भी प्रकाश, प्रकाश नहीं बोलेंगे, पदार्थ नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे यहाँ पे एहसास, कोई चीज एहसास होती है, महसूस होती है, उसको क्या हम पदार्थ बोलेंगे? नहीं। अगर आप किसी से घृणा करते हो वो पदार्थ है? नहीं। अगर आप किसी से प्रेम करते हो वो पदार्थ है? नहीं, क्योंकि वो चीजें हमें ये सटीक नहीं देता है, ना स्थान घेरता है, ना उनका कुछ द्रव्यमान होता है, इसलिए उन चीजों को हम पदार्थ नहीं कहेंगे। साथ ही साथ जैसे दर्द हो गया, ये भी आपका पदार्थ नहीं कहा जाएगा, यानी कि जो महसूस करते हैं वो सारी चीज़ें भी पदार्थ नहीं होती है। तो समझ में आ गया होगा पदार्थ क्या है। आगे है पदार्थ की 3 अवस्थाएं, कौन कौन से? पदार्थ की तो 5 अवस्था होता है, लेकिन हम 9 क्लास से 10 क्लास तक में हमें 3 ही चीज़ों को पढ़ना है। पदार्थ की 3 अवस्था, ठोस, द्रव एंड गैस। तो पदार्थ की वो 3 अवस्थाएं क्या क्या है? ठोस, द्रव एंड गैस। आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर समझते हैं द्रव्य की परिभाषा क्या है। द्रव्य क्या है? तो अक्सर से द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ ही है जिससे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। चीनी एक द्रव्य है। देखिए, यहाँ पर बोला द्रव्य क्या है, तो ये भी पदार्थ है, इसको किसी भी भौतिक प्रक्रिया द्वारा, भौतिक मतलब जैसे छू के इसको अलग कर सकते हैं, ये प्रक्रिया से पदार्थ को अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जाम्पल में चीनी का उदाहरण दिया है, चीनी क्या है? एक द्रव्य है। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। क्या बोला? निम्न में दिए गए द्रव्यों में से कौन से पदार्थ की श्रेणी में आते हैं? द्रव्य जो है किस किस पदार्थ के श्रेणी में आते हैं? देखिए, बर्फ जो पदार्थ की श्रेणी में आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर देखिए बर्फ पदार्थ के श्रेणी में आएगा। उसके बाद यहाँ पर है यहाँ पर जो है दूध, दूध नहीं आएगा। दूसरा आयरन, आयरन आ जाएगा। चौथा हाइड्रोक्लोरिक, ये भी आ जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी आ जाएगा। उसके बाद मरकरी भी आएगा, ब्रोमीन आएगा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्या है? पदार्थ के श्रेणी में आने वाले द्रव्य चीज है, द्रव्य द्रव्य। ठीक है, और बाद बाकी नहीं, तो ये सारा आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर बोला है निम्न में कौन से पदार्थ, निम्न में से कौन कौन से पदार्थ है, इनमें से चुनो ये कौन कौन सा पदार्थ है। ये एक तरह से समझ लीजिए बीच के क्वेश्चन से जो आपके साइंस चैप्टर में है। तो इसमें देखिए, पदार्थ जो स्थान घेरता है, पहली बात तो जो स्थान घेरता है और जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। ठीक है, द्रव्यमान होता है। सो यहाँ पर समझ लो, कुर्सी, कुर्सी जगह घेरता है? हाँ घेरता है। और इसका द्रव्यमान है? हाँ है। तो कुर्सी भी हमारा क्या है? एक पदार्थ है। वायु, वायु स्थान घेरता है। जैसे कि एक हमने गुब्बारे ले लिए, इसको फुलाए तो ये मतलब बड़ा हो गया, जो जगह भी घेरा। एंड इनका द्रव्यमान कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, ग्राम में 0.5 ग्राम, 0.2 ग्राम ऐसे हुआ। स्नेह, स्नेह मतलब आप किसी से प्रेम करते हो तो क्या ये जगह घेरेगा? बिल्कुल नहीं। दूसरा है गंध, कोई चीज़ गंध आ रही है तो क्या ये जगह घेरेगा? इनका द्रव्यमान बता पाओगे? कितना केजी आपको गंध आ रही है? नहीं बता पाओगे, तो ये भी गंध यानी कि पदार्थ नहीं है। घृणा, आप किसी से घिन करते हो तो बता पाओगे कितना जगह घेरेगा? नहीं, तो ये भी पदार्थ नहीं है। बादाम, बादाम तो खाने का चीज़ है, ये तो पदार्थ है क्योंकि जगह भी घेरेगा, उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होगा। विचार, किसी विचार, जैसे कुछ आप विचार प्रकट करते हो, विचार किसी को समझाते हो, सो ये भी आपका पदार्थ नहीं है क्योंकि आप नहीं बता पाओगे कितना विचार है
ये, ठीक है। आगे है शीत, शीत भी नहीं बता पाओगे कितना शीत, तो शीतल पे ठंडा पानी, तो हाँ इसका द्रव्यमान है, जगह भी गया था। इत्र की सुगंध, इत्र के सुगंध आदि ये सारे क्या है, पदार्थ है। सो हमें पता चल गया इनमें से पदार्थ क्या है और पदार्थ क्या नहीं है, बस हमें यहाँ पर चुनना था पदार्थ क्या है और हमने चुन लिया। आगे यहाँ पर बोला है ठोस की परिभाषा, तो ठोस क्या है, हमने जाना पदार्थ की 3 अवस्था है, तो तीनों अवस्था का अलग अलग परिभाषा लिखो। तो यहाँ पर समझना ठोस क्या है, तो यहाँ पर ठोस में क्या होता है, निश्चित आकार तथा आयतन वाले पदार्थों को ठोस कहते हैं। जैसे लकड़ी, पत्थर और लोहा, इसकी आकार निश्चित होती है। कैसे, आप बोलोगे कैसे, हमें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। मैंने आपको बताया एक पेन ले लो, ठीक है, एक पेन ले लिया, इसको एक बाल्टी यानी कि एक बाल्टी में रख दो, तो क्या ये जो पेन है, ये पेन जो है क्या ऐसे बनेगा, बाल्टी की तरफ फैल जाएगा? या फिर मैं आपको बताऊं इसको गिलास में रखो इस पेन को, तो क्या ये गिलास की तरह आएगा ये पेन, या पेन ही रहेगा, ऐसे ही खड़े रहेगा? या इसको पानी में, नदी में फेंक दो तो पेन ही रहेगा, इसकी आकृति में कोई चेंज नहीं आएगा। इसीलिए बोला है इसकी आकृति जो है निश्चित है, यानी परमानेंट है, ये चेंज नहीं होगा। आयतन भी क्या होगा, आयतन भी निश्चित होगा। लेकिन पदार्थ, तो इसी को कहा जाता है पदार्थ, मतलब ठोस कहा जाता है। जैसे में लकड़ी, पत्थर, मतलब लोहा, बालू, ये सब क्या है, एक पदार्थ है, ठोस पदार्थ एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। बालू तो एक कण में आ जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर है द्रव, द्रव की परिभाषा देखो। द्रव में क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। यहाँ पर बोला वे पदार्थ जिनके आकार मतलब निश्चित ना हो मतलब निश्चित नहीं होता है, परंतु आयतन जो वो निश्चित होता है, उन्हें द्रव कहा जाता है। तेल, दूध, पेट्रोल, पारा आदि। आप बोलोगे कैसे, पानी भी, ठीक है, कैसे? देखिए मैंने क्या किया, एक गिलास में पानी को रखा, तो यहाँ पर पानी बिल्कुल इतना था तो गिलास की तरह खड़ा हो गया। इसी पानी को हमने क्या किया, एक कटोरे में रख दिया, तो पानी जो है बिल्कुल कटोरे की तरह खड़ा हो गया। और इसी कटोरे वाला पानी को जो है ना हमने बाल्टी में रख दिया, तो ये बाल्टी की तरह बिल्कुल पानी जो है इस तरह होगा। और इस बाल्टी के पानी को हमने बोतल में रखने का प्रयास करा, तो ये पानी बिल्कुल बोतल की तरह खड़ी हो जाएगी। अब आप बताओ क्या ये इसमें जैसे आकार जो है ये चारों तरफ मतलब जिसमें रखते हैं उसी का आकार ले लेता है। इसीलिए हम कह सकते हैं द्रव जो है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन तो निश्चित होता है। जैसे में तेल, दूध, पेट्रोल, पारा, पानी आदि ये सब आकार अनिश्चित होता है। इसको जिस भी बर्तन में रखा जाएगा ये उसी का आकार धारण कर लेता है, इसीलिए इनकी आकार जो है अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट रखते हैं गैस। बोला गैस की परिभाषा लिखी, तो गैस वे पदार्थ जिनके ना तो आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है, दोनों ही अनिश्चित होता है, उन्हें गैस कहा जाता है। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनियम वगैरह वगैरह, ये सारा गैस है। यानी कि इसमें ना आकार निश्चित होगा ना आयतन, दोनों के दोनों अनिश्चित होते हैं। इसे जिस भी बर्तन में रखा जाएगा उस बर्तन को पूरी तरह से भर देगा, चाहे कम ही हो चाहे ज़्यादा ही हो, ठीक है। तो इसमें ना आकार ना आयतन निश्चित होता है। ठोस में आकार और आयतन दोनों के दोनों निश्चित होते हैं। और हमने देखा द्रव में आकार अनिश्चित होता है बट आयतन जो है वो निश्चित होता है। और गैस में क्या होता है, दोनों के दोनों अनिश्चित होता है। तो इस तरह आप इनका डिफिनेशन दे सकते हो। अब आता है संपीड़िता किसको कहते हैं। संपीड़िता उसको कहा जाता है, द्रव या गैसीय पदार्थों के कणों के बीच काफ़ी ज़्यादा खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है जिसमें हवा भरी होती है, जिससे वह दबाए जा सकते हैं। इस गुण को संपीड़ित कहा जाता है। जैसे बात करते हैं, एक गुब्बारा को हमने क्या किया, फुलाया, ठीक है। गुब्बारे को फुलाने के बाद इसमें प्रेशर, बाहरी प्रेशर लगाया तो ये गुब्बारा सिकुड़कर ऐसे हो गया। ऐसे क्यों हो गया, क्योंकि इनके बीच खाली स्थान पड़ा हुआ था बहुत ज़्यादा, और खाली स्थान पड़ा हुआ था जिस वजह से इसको दबाए तो वो खाली स्थान बिल्कुल पास आया और मतलब गुब्बारे की आकृति को पूरी तरह से चेंज कर दी। तो इसी गुण को ही कहा जाता है संपीड़िता, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया है। ऐसे पदार्थ मतलब कि वैसे अगर हम बाह्य बल लगाएंगे और उसको दबाने के बाद, बाह्य बल लगाने के बाद अगर उसकी आकृति में चेंज हो जाता है, यानी कि उसकी आकृति में चेंज हो जाता है, इसको कहा जाता है संपीड़िता। और सबसे ज़्यादा गैस में होता है, उससे कम पानी में और सबसे कम ठोस में। क्योंकि आपसे अगर बोला जाए एक लोहा को दोनों हाथों से दबाकर उनकी आकृति को चेंज करो तो आप चेंज कर पाओगे, इम्पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनके बीच खाली स्थान नहीं है। दूसरी वो संपीड़िता का गुण बहुत कम दर्शाता है, इसीलिए, ठीक है। आगे यहाँ पर है विसरण किससे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना, यानी मिल जाना, उसको विसरण कहा जाता है। यानी कि अगर हम दो भिन्न पदार्थों को स्वतः मिल जाएगा तो उसी को ही कहा जाता है विसरण। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब आते हैं गैसों में विसरण
विसरण का उदाहरण, गैसों में विसरण का उदाहरण हम कैसे देंगे, तो यहाँ पर बोला इत्र की सुगंध का हवा में फैलना, इसको कहा जाता है गैसों में विसरण का एग्जाम्पल। जैसे इत्र सुगंध में मतलब इत्र की सुगंध जो है वो हवा में फैल जाता है और हमें दूर तक ही पता चल जाता है, ठीक है। प्रसरण किसको कहा जाता है, यानी प्रसरण वह प्रक्रिया है जिससे किसी द्रव्य के कण किसी अन्य द्रव्य में प्रवेश करता है, उसको प्रसरण कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं घनत्व किसको बोलते हैं, तो किसी वस्तु की इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, घनत्व, यानी घनत्व इज इक्वल टू हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन, तो इसी को कहा जाता है घनत्व, ठीक है। अब आते हैं आगे, यानी 14 नंबर क्वेश्चन में हमें बोला बढ़ते घनत्व मतलब घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें, यानी कि जो बढ़ते घनत्व मतलब घनत्व है इन पर हमें क्या करना है, सजाना है। तो सबसे पहले देखो वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। देखिए सबसे ज़्यादा घनत्व किस में होता है, लोहा में। तो यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा लोहा में, उसके बाद होता है चौक जो लिखा जाता है, उसके बाद आपका होगा शहद में, उसके बाद होगा जल में, उसके बाद होगा रुई, उसके बाद चिमनी का धुआं, तब होगा वायु में। तो सबसे ज़्यादा किस में होता है, देखिए वायु में सबसे कम, उससे ज़्यादा चिमनी का धुआं, और उससे ज़्यादा हो जाएगा शहद, और उससे ज़्यादा हो जाएगा जल, उससे ज़्यादा हो जाएगा चौक, और उससे ज़्यादा हो जाएगा उससे ज़्यादा शहद के बाद हो जाएगा चौक, और उसके बाद हो जाएगा लोहा। तो सबसे ज़्यादा घनत्व लोहा में होता है और सबसे कम वायु में। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर पदार्थ की किस अवस्था में अंतर आणविक बल सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि जो खींच के रखने की क्षमता होता है वो किस में होता है, वो तीनों में से सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, जो हम इसको टुकड़ा भी नहीं कर पाते हैं। दूसरे पदार्थ की किस अवस्था में अंतर आणविक बल सबसे कम या नगण्य माना जाता है, तो वो हो जाएगा गैस के बीच, ठीक है। ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है आपसे। आगे एक गैस का नाम बताएं जिनका संपीड़न रूप अस्पतालों में आपूर्ति के लिए किया जाता है, तो वो है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। जो ऑक्सीजन हमें हॉस्पिटल में मिलता है, ठीक है, जहाँ पे हमें सांस की तकलीफ होती है, ऑक्सीजन कम होती है, तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर यानी कि मास्क लगाकर ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। आगे कौन तीव्रता यहाँ पर जैसे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 80 नंबर क्वेश्चन बोला है कि कौन तीव्रता विसरित होता है, द्रव अथवा गैस, तो गैस सबसे ज़्यादा विसरित हो जाता है, बहुत जल्दी हवा में मिल जाती है, ठीक है। आगे शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या होता है, तो शुष्क बर्फ का रासायनिक होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ठोस CO2, ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आगे यहाँ पर बोला है किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, सबसे ज़्यादा गैस अवस्था में होता है अणुओं की अधिकतम ऊर्जा, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोला किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम, सबसे ज़्यादा गैस और सबसे कम ठोस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो बर्फ का गलनांक जो है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इसी को केल्विन में देखेंगे तो 273 केल्विन माना जाता है। ये सेम चीज़ें एक ही है, 273 भी बर्फ का मतलब गलनांक कहा जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस भी बर्फ का गलनांक ही कहा जाता है, दोनों में सेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। मैं बोला जल का क्वथनांक, यानी जल जो है ठंडा होकर वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, जो क्वथनांक हो जाती है, तो क्वथनांक बिंदु कितना है, तो वो कहा जाता है 100 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है जल का क्वथनांक, यानी कि जब वो वाष्प में बदलने लगता है तो क्वथनांक कहा जाता है। आगे यहाँ पर बोला एक पदार्थ का नाम बताया जो ऊर्ध्वाधर होता है, तो वो है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड जो है वो क्या है, एक ऊर्ध्वाधर है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर क्या है, वैसे पदार्थ जो द्रव में बदले बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि ठोस से वो द्रव में बदले बिना सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, तो इसको कहा जाता है ऊर्ध्वाधर। इनमें से अमोनियम क्लोराइड, कर्पूर भी ले सकते हो। आगे ठोस, द्रव और गैस में किसमें कणों की अधिकतम गति होती है, सबसे ज़्यादा गैस में होता है और सबसे कम ठोस में होगा। आगे यहाँ पर बोला है ठोस, द्रव अथवा गैस में सबसे अधिक संपीड़न, यानी कि इसको भाई बल लगाकर आकृति में चेंज कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा गैस, ठीक है। आगे यहाँ पर एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, तो एलपीजी का पूरा नाम ये आपसे पूछा जाएगा 1 मार्क्स में। तो एलपीजी का होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि इसमें लिक्विड पाया जाता है, इसलिए। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या होता है, सीएनजी का होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। आगे यहाँ पर बोला है कि शुष्क बर्फ किससे कहा जाता है, शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही कहा जाता है शुष्क बर्फ, ठीक है। आगे है तापमान का ऐसा मात्रक क्या होता है, तापमान का ऐसा मात्रक केल्विन होता है, इसको कैसे सूचित करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना, ये आपके न्यूमेरिकल में भी पूछा जाएगा। आगे द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, एंड किलोग्राम को हम लोग केजी में मापते, केजी इसका ऐसा मात्रक होता है केजी, ठीक है। और भार का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और न्यूटन को हम लोग एन से सूचित करते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर बोला आयतन का ऐसा मात्रक क्या होता है, आयतन का घन मीटर या इसको एम क्यूब भी बोलते हैं, या घन सेंटीमीटर को हम लोग बोलते हैं CM क्यूब, ये होता है आयतन का ऐसा मात्रक क्यूब में होता है, ठीक है, घन मीटर क्यूब। आगे घनत्व का मात्रक क्या होता है, घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर घन मीटर। क्यों, क्योंकि हमने अभी जाना जो घनत्व होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान
बटे आयतन, यही तो होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और द्रव्यमान को हम लोग केजी बोलते हैं और आयतन का मीटर क्यूब। अगर इसको हम देखेंगे केजी और इसका ऊपर चला जाना तो ये माइनस में मीटर क्यूब हो जाएगा, इसलिए घनत्व का समात्रक केजी पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, आगे यहाँ पर बोला दाब का समात्रक क्या होता है, तो दाब का समात्रक पास्कल होता है, जिसको पीए से सूचित करते हैं। पीए मतलब पास्कल और दाब का समात्रक पास्कल होता है। आगे यहाँ पर बोला ठोस के तापमान को बढ़ने पर क्या परिवर्तन होता है, अगर ठोस का तापमान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे यहाँ पर बोल रहा है गलनांक किससे कहा जाता है, तो गलनांक किसको बोलेंगे, जिस तापमान पर कोई ठोस जो है पिघल कर क्या बन जाता है, द्रव बन जाता है, तो इसी को गलनांक कहा जाता है। और गलनांक बिंदु यानी जैसे बर्फ का गलना 0 डिग्री सेल्सियस पर गल जाता है, पानी के रूप में धारण कर लेता है। आगे क्वथनांक किसको कहा जाता है, तो वह ताप जिस पर द्रव जो है उबलने लगता है, यानी वाष्प का रूप धारण कर लेता है, इसको कहा जाता है क्वथनांक। और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है वाष्पीकृत हो जाता है, तो इसको क्वथनांक बिंदु कहा जाता है। ओके, आगे यहाँ पर बोला उद्वारपतन क्या है, तो उद्वारपतन कुछ और नहीं है, यहाँ पर बोला द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना, यानी कोई ठोस पदार्थ जो है जल में परिवर्तन बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को उद्वारपतन कहा जाता है। तो यहाँ पर भी सेम चीजें लिखा है कि द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था में से, तो यहाँ पर सीधे गैस और वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को ही उद्वारपतन कहा जाता है। जैसे अमोनियम क्लोराइड का एग्जांपल लिए थे, कर्पूर का वगैरह। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला संगलन की प्रस्तुत ऊष्मा किसे कहते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा वायुमंडल दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने की जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रस्तुत गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, प्रस्तुत ऊष्मा कहा जाता है। आगे यहाँ पर बोला है गैसीय दाब के मापन का मात्रक क्या होता है, इसको मतलब एटमॉस्फेयर कहा जाता है, जिसको एटीएम से सूचित करते हैं, एटीएम। ठीक है, वो वाला एटीएम नहीं, ठीक है, इसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, आगे यहाँ पर बोला है एक एटमॉस्फेयर का मान कितना होता है, तो एक एटमॉस्फेयर का मान होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल में काम आएगा। आगे यहाँ पर बोला वाष्पीकरण किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण। यानी क्वथनांक जो है 100 डिग्री पर जल क्वथनांक हो जाता है, और इसके कम तापमान पर अगर द्रव जो है धुआं होने लगता है, यानी वाष्प के रूप में परिवर्तन होता है, तो इस प्रक्रिया को ही कहा जाता है वाष्पीकरण। आगे है संघनन किसे कहते हैं, संघनन वाष्प को ठंडा कर द्रव में बनाने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। जैसे बहुत सारे नदियों से तालाबों से पानी जो है जब धूप होता है तो वाष्पीकृत के रूप में उड़ जाता है, जो वायुमंडल में आकर वो बादलों का निर्माण करता है। क्योंकि बादलों का निर्माण इसलिए करता है क्योंकि वायुमंडल में वाष्प जो है जाता है और इतना ज़्यादा ठंडा होने की वजह ये इकट्ठा हो जाता है और बादलों का निर्माण कर लेता है, तो वाष्प को ठंडा कर द्रव बनाने की क्रिया को ही संघनन कहा जाता है। आगे संगलन किसे कहते हैं, तो ठोस से द्रव बनाने की प्रक्रिया को ये क्या कहा जाता है, संगलन। यानी ठोस से जो द्रव बन जाता है, जिसमें तापमान में ठोस से द्रव बनता है, तो उसको संगलन कहा जाता है। आगे जमना किसे कहते हैं, यानी जो जम जाता है इसका क्या होता है, तो द्रव को ठंड कर ठोस बनाने की प्रक्रिया को जमना कहा जाता है। यानी से जल को हमने क्या किया, फ्रिज में डाल दिया, फ्रिज में डालने के बाद जब वो पूरी तरह से ठंडा हो जाता है तो वो बर्फ का रूप ले लेता है, तो एक तरह से जल से बर्फ जो बना तो इसको कहते हैं जमना, यानी जमाया इसको। ठीक है, आगे यहाँ पर आगे 47 नंबर क्वेश्चन बोला जिस ताप मतलब जिस निश्चित ताप पर किसी द्रव को वाष्प दाब यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है क्वथनांक। ठीक है, आगे यहाँ पर हमें बोला है ठोस द्रव तथा गैस अवस्था में किसमें अधिक होता है, किसमें अधिक होता है, अंतराण्विक स्थान में, अंतराण्विक आकर्षण। देखिए यहाँ पर अंतराण्विक स्थान सबसे ज़्यादा मतलब किसमें अधिक होता है, तो आंसर हो जाएगा गैस में, और अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, यानी इसको हम अलग नहीं कर सकते। आगे यहाँ पर बोला 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है, जो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था वो कैसी रहती है, ठोस। ठीक है, यानी कि बर्फ हो जाता है। आगे यहाँ पर बोला है 300 केल्विन ताप को सेल्सियस में बदलो। देखिए हमने बोला है कि कैसे अगर सी में चेंज करना है तो हमें 273 माइनस करना है, तो सेल्सियस यानी हम क्या करेंगे 300 में से 273 को माइनस करेंगे, तो 300 में अगर हम 273 को माइनस करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, हमें सी में कन्वर्ट करना है। आगे यहाँ पर बोला 523 केल्विन को सी में बदलते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे 500 यानी कि 523 में अगर हम 273 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर जो यहाँ पर कितना आ जाएगा 300 पक्का आ जाएगा, 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे यहाँ पर बोला 25 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन में बदलो। देखिए 25 में से 273 को अगर हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो ये बदल जाएगा सी के में, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा एंड यहाँ पर हो जाएगा 9 और 2 यानी 298 केल्विन हो जाएगा, जो हमें यहाँ पर आंसर में दिख रहा है। आगे यहाँ पर बोला 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में मापिए, तो 0 + 273, तो आंसर हमेशा 273 केल्विन ही होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर बोला 373
डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन में कन्वर्ट करो, और सी से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 273 को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर है 373 प्लस 273, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 3 6 7 7 14 का 4, और यहाँ पर हो जाएगा 3 2 5 और 1 6, यानी 646 केल्विन हो जाएगा। तो यही है हमारा आंसर, और यहीं तक आपका क्वेश्चन जो है ये आपका पार्ट 3 में चला जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है। उसके बाद आपको आ जाएगा थोड़ा लॉन्गेस्ट क्वेश्चन, जो अभ्यास वाला क्वेश्चन है वो, ठीक है। एंड साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना।